जैसे पेरेंट्स के ऊपर बात आ जाती है हमारे ऊपर कि बड़ा कराटे करते थे, कराटे कराटे करते थे, ये करते थे, क्या दिया इस कराटे ने या क्या दिया इस चीज़ ने। तो कूडो वो चीज़ है मेरी ज़िंदगी में कि उसने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया तो मुझे बताया गया था कि आपने किसी एक इंसान की जान बचाई। और उसके मतलब लिटरली उसकी गर्दन पूरी चोक हो चुकी थी। ओह गॉड। 30 सेकंड भी लेट हो जाता तो वो ख़त्म था। तो मैंने उसको ऐसे होल्ड किया अपनी बाजुओं में, उसने लिटरली बॉडी छोड़ दी। हमने सोचा कि ये गए। आपका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है जब आप टूट गए? के जसवाल जी जो मेरे गुरुजी है, थे नहीं कहूँगी मैं, वो है। और बस तब वो रहा कि जैसे ज़िंदगी में पहली बार तो कोई गुरु मिला था कि भैया सब कुछ खत्म हो गया, अब लाइफ में कुछ नहीं है। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आज हम पॉडकास्ट में ऐसे शख्सियत को लेके आने वाले हैं जिन्होंने कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, रेसलिंग, ताइक्वांडो, कराटे, रेसलिंग, बहुत सारी चीजें खेली हैं और लास्ट में उन्हें जो मिला है वो है कुडो। जी हाँ, वो हमारे साथ है आज कुडो चैंपियन प्रिया थापा, जो कि सोलन से है और जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है इंटरनेशनल लेवल पे। आज हम उनके साथ बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद है आप सबको ये पॉडकास्ट जरूर पसंद आएगा। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि प्रिया ना मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी, मेरी क्लासमेट थी। लेकिन हम दोनों इसलिए जानते थे एक दूसरे को क्योंकि मैं एनसीसी में थी और एनसीसी में मैं सीनियर अंडर ऑफिसर थी एंड ये मेरी जूनियर थी, सिर्फ 1 मंथ के लिए, क्योंकि उसके बाद इन्होंने अपना बिल्कुल ट्रैक चेंज कर लिया था। क्यों, याद है आपको प्रिया? एनसीसी मतलब यही रहा है हमेशा से कि जो ड्रेस होती है ना, बस उसकी तरफ अट्रैक्ट रहते थे कि जो इंडियन आर्मी है, फोर्सेस की, मतलब कोई भी, तो वो ड्रेस से इतना प्यार रहा है, अभी तक है वो भी। तो बस उसी के करके था कि एनसीसी ज्वाइन करना है। एनसीसी ज्वाइन तो कर लिया और स्पोर्ट्स भी करते थे। थोड़ा स्पोर्ट्स वाला को थोड़ा दिमाग अपना ही होता है ना, कि अपने हिसाब से या अपने मतलब किसी के प्रेशर में वो काम नहीं करते। तो एनसीसी में थोड़ा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा, और ऊपर से टाइम, क्योंकि हम टाइम पे आ नहीं पाते थे। ये चीज़ मेन रीज़न यही था कि हम टाइम मैच नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से फिर अपनी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद एनसीसी की रगड़ाई बोल सकते हैं, वो प्रॉपर होनी है। तो मतलब वो मैच ही नहीं हो पा रहा था। अब सीनियर को हम गुस्सा भी नहीं कर सकते क्योंकि जो सीनियर है वो तो सीनियर है और मैं ही सीनियर थी। हाँ, तो उसे पता नहीं है ना कि हम जब क्लास में आए हैं उससे बाहर हमने क्या किया, नहीं पता। क्योंकि अगर क्लास में हम आए हैं तो हम आए हैं तो अब हमें करना ही पड़ेगा, अपना 100 नहीं 200% देना पड़ेगा। तो बस वो एनसीसी मैच नहीं कर पाया टाइमिंग की, और थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो रहा था, और थोड़े सीनियर भी हमारे आप जैसे कड़क थे थोड़े, तो मतलब क्विट कर दिया उस वक्त एनसीसी से। फिर वही स्पोर्ट्स करते रहे। फिर भी हम देखो आज वो एनसीसी छोड़ा, आज स्पोर्ट्स है, तो हम साथ में फिर से। ओके, सो मुझे ना इतना पता है कि आप ना अपने, जब हमारे साथ आप एनसीसी थे तो उस टाइम पे आप रेसलिंग की तैयारी करते थे, राइट? बट ये रेसलिंग से कैसा मोड़ लिया आपने जो आप कूडो में उतर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, रेसलिंग में मैं पहले नहीं आई, मैं पहले कराटे करती थी। अच्छा। तो कराटे करते करते काफ़ी टाइम, मतलब नेशनल्स में मेडल, ये गोल्ड मेडल, स्टेट मेडल, काफ़ी मेडल्स हो चुके थे। फिर ये हुआ कि उसके बाद जैसे ही कॉलेज में आए और फिर वही गेम्स, मतलब स्कूल टाइम में भी कबड्डी भी खेली मैंने। मतलब अब मैं क्या बताऊँ आपको कि कितने गेम्स खेली, काउंटिंग करने जाऊँ तो मैं खुद भी भूल जाऊँ कि कौन सी गेम नहीं खेली होगी। तो फिर ये गेम्स खेली, कबड्डी खेली। कबड्डी से फिर जैसे हम अपने कोच मिस्टर विजय ठाकुर, जो रेसलिंग के मेरे कोच है, तो उनसे हम मिले, मतलब कबड्डी के टूर्नामेंट में। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने यही देखा सर ने, हमारी बॉडी फिजिक देखी, फिटनेस देखी कि कबड्डी में लड़की इतना अच्छा कर रही है। फिर वो ये ना, कबड्डी ऐसी गेम है कि टीम गेम है, वो ये एफर्ट अगर एक का होगा तो टीम अच्छा परफॉर्म करती है, अगर एक की भी चूक होगी तो पूरी टीम। बिल्कुल सही। तो बस वही रहा कि सर को ये रहा कि बच्चे जब अच्छा कर रहे हैं और अच्छी लड़कियां हैं, और पूरी उनको, मतलब हमारे 7 मतलब प्लेयर्स होते हैं, तो जितनी भी रेसलिंग की लड़कियां थी वो कबड्डी से शिफ्ट हुई थी इस जगह। क्योंकि हम कॉलेज में खेलते थे, कॉलेज से जैसे कॉलेज इंटर कॉलेज खेलना, स्पोर्ट्स का तो क्रेज था ही शुरू से लेकर कि बस कुछ नहीं करना। कॉलेज किस लिए गए थे? खेलने के लिए। पढ़ाई वढ़ाई तो करनी, चलो घर वालों के लिए था कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी तो ही खेलना मिलेगा। तो खेलने के लिए कॉलेज गए थे। तो क्या किया कि कुछ नहीं पता कौन सी गेम करे, क्या करे, कुछ नहीं पता। कॉलेज में कराटे थे नहीं, क्योंकि मेन रीज़न था कि कराटे थे ही नहीं, कि कराटे का ये था कि ना गवर्नमेंट में था उस वक्त कोई ऐसे। तो फिर स्विच किया कबड्डी में कि टीम गेम में खेलना है। कबड्डी खेलने गए,
तो वहाँ सर मिले, जैसे मैंने बताया मुझे विजय ठाकुर सर, तो उन्होंने हमसे ये बात की कि आप थोड़ा सा ऐसे कि काउंसलिंग कर दी हमारी, क्योंकि हम वही है ना कि एफर्ट तो करना है, पूरा टीम गेम में वो एफर्ट चलता नहीं है अगर पूरी टीम हमारी प्रॉपर तैयार ना हो। तो फिर सर ने जैसे बात की कि आप इंडिविजुअल गेम को खेलो, क्योंकि कबड्डी में अगर पूरी टीम है तभी आप खेल सकते हो, अदरवाइज आप खेल भी नहीं सकते अगर आपकी टीम पूरी नहीं है। रेसलिंग ऐसी गेम है अगर आपका अकेले का एफर्ट है, जितना आप करोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना अच्छा होगा, वो वाली बात है। सही बात है। जितनी बोलते आपको जितना मीठा खाना है तो उतना गुड़ तो चबाना ही पड़ेगा वाली बात। तो फिर बस सर से वो बात हुई, फिर सर ने हमारी ट्रेनिंग शुरू की। फिर हम करते करते फिटनेस में तो हम शुरू से ही थे, क्योंकि थोड़ा सा वो स्किल्स की थोड़ी सी चेंजेस होते हैं, बाकी स्पोर्ट्स पर्सन तो ट्रेनिंग तो मतलब तकरीबन एक जैसी ही करता है। तो फिर रेसलिंग में गए, इंटर कॉलेज गए, वो जीत गए, ओवरऑल ट्रॉफी हमारी आ गई। और जो ये मैं स्पेशली बताना चाहूँगी कि जो रेसलिंग की टीम हमारी थी ना 7 to 10 गर्ल्स की, जो मेरी फ्रेंड्स भी है अभी तक है मेरे साथ, तो वो जो सर ने टीम तैयार की थी ना, वो अभी तक की हिमाचल की फर्स्ट रेसलिंग टीम है जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था हिमाचल से। मतलब गर्ल्स की एक टीम है, वो मिस्टर विजय ठाकुर ने शुरू की थी सबसे पहले रेसलिंग की टीम। तो इसका सारा क्रेडिट मैं तो बोलती हूँ मिस्टर विजय ठाकुर सर के लिए, क्योंकि लड़कियों के साथ ट्रेन करना, कुछ बातें सुननी, वो क्रिटिसाइज होना, क्योंकि हम ये तो था नहीं कि छोटी गर्ल्स थी। बिल्कुल। और कॉलेज में आके जब मेरे को लगता है कि सब 18 to 19 अप थी, कुछ तो ऐसे थी कि सीनियर दीदियां थी हमारे साथ। तो बस वही तो सर ने इतना सब कुछ सुना, लोगों की बातें, और साथ में सर को इतना ध्यान होता था हमारा, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास फैमिली से थे उस टाइम। तो कोई जॉब नहीं थी, कोई ऐसा, सब स्टडी कर रहे थे, ऐसा भी नहीं था कि स्टडी करके कोई जॉब कर रहा है या कुछ कर रहा है। तो सर क्या करते थे कि हमारे, क्योंकि रेसलिंग या स्पोर्ट्स कोई भी होता है, सबसे पहला क्या है, डाइट होना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है ना मैटर करता कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप कुछ खा ही नहीं रहे हो तो बॉडी में फिर कैसे वो पावर रहेगी, बॉडी कैसे चलेगी। तो सर क्या करते थे, दंगल आप जानते होंगे, मिट्टी में दंगल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी सर ने ही शुरू कराए थे हिमाचल में लड़कियों के। हाँ, मैंने एक ही दंगल अटेंड किया है 2017 में। हाँ। तो मुझे याद है कि उस टाइम पे शुल्ली फेयर था। हाँ, फिर शुल्ली हमने- फेयर में। हाँ। तो उसमें ये था कि थोड़ा सा क्रिटिसाइज सर को बहुत ज्यादा किया कि ये क्या है, मतलब वही कि लड़कियों से कुश्ती करवा रहे हैं सर। सर को इतना नहीं पता कि लड़कियों को दंगल में करवा रहे हो, जो लंगोट पहनते हैं बॉयज उनके बीच में लेके आ रहे हैं, और मतलब वही पुरुष प्रधान गेम। तो थोड़ा हिमाचल के मतलब और जगह और स्टेट्स में तो ये चीज नहीं है अभी, पर हिमाचल में भी ये चीज थी। पर अब तो लोगों की सोच बहुत बदल चुकी है हिमाचल में भी। पर जिस टाइम हमने तो आप बोल सकते हो 10 साल हो चुके हैं इस बात को, 14-15 से शुरू किया था मैंने खेलना। तो सर ने दंगल करवाते थे, मतलब दंगल में लेके जाते सर, पूरी टीम लेके जाते थे। फिर बाहर की टीम्स आनी शुरू होगी वहीं पे, हरियाणा की, पंजाब की और यूपी की आपस में। और ये भी रहता था सर को कि सर का ये नहीं था कि हमारी डाइट तो थी ही, कि डाइट, इनके डाइट में जो वहाँ पे प्राइस होता था वो होता था कैश प्राइस। तो उसमें ये था कि हमारी डाइट, बादाम चाहिए, काजू चाहिए और प्रोटीन चाहिए, तो वो कैसे पूरा होगा। तो सर को ये होता था कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं। सबसे मेन बात थी कि सर को ये पता था कि क्योंकि वो सर खुद नेशनल प्लेयर रह चुके हैं और इंटरनेशनल कोच भी रह चुके हैं सर। तो सर ये सोचते थे कि पता है उन्हें कि रेसलिंग करने में, स्पोर्ट्स करने में कितनी डाइट लगती है। तो सर ये था कि सर ने हमारे को ले गए, तो कैश प्राइज होता था। तो उसके साथ सर को ये रहता था कि हम लोग ग्रो कैसे करेंगे, क्योंकि बॉयज़ के साथ कंप्लीट करेंगे, थोड़ा गेम में डिफरेंस रहता है, चेंजेस रहते हैं। क्योंकि जब हम नेशनल खेलेंगे, स्टेट खेलेंगे, आगे इंटरनेशनल खेलेंगे, तो उसमें तो हमारा ओपोनेंट हमारे साथ गर्ल फीमेल ही होगी। बिल्कुल। तो सर को ये रहता कि और स्टेट से लड़कियां आएंगी तो हम लोगों को कंपटीशन मिलेगा, हमारी जो कमियां हैं उनको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो बस ये सारी चीज़ें थी, सर ने हम लोगों को मतलब बनाया। और फिर वो इस नेशनल खेले, स्टेट हम विनर रहे, सोलन की टीम विनर रहती थी हमेशा, जब तक हमारी टीम थी तो विनर हमारी टीम रहती थी। इंटर कॉलेज मानोगे नहीं आप बात, रेसलिंग और जूडो तकरीबन सिमिलर ही है। ओके। जूडो, कूडो नहीं, सिमिलर है जूडो। तो रेसलिंग की लड़कियां हम होती थी, हमारी टीम थी सोलन की। तो हमने 3 साल जो ट्रॉफी होती है वो फिक्स हो जाती है 3 साल उस कॉलेज की, जब तक वो रेगुलर बेसिस कंटिन्यूसली 3 साल अगर वो जीते, तो वो 3 क्या 4 साल जब तक हम कॉलेज में रहे। कॉलेज में खेलने के लिए हमने एक्स्ट्रा पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, उसमें एडमिशन ले ली कि खेलना है बस। वाओ। कि खेलना है बस। Okay. ये पता नहीं है कि आगे पोस्ट ग्रेजुएशन से हमने पढ़ना है उसमें या उस लाइन में जाना है, कोई पता नहीं है। सिर्फ ये चीज थी माइंड में कि 1 साल और मिल जाएगा खेलने के लिए।
तो फिर रेसलिंग की, तो जूडो में भी हमारी ट्रॉफी आ गई, रेसलिंग में भी आ गई, तो करते करते नेशनल्स में भी मेडल आ गए। और हाँ, उसके बाद जो फर्स्ट नेशनल खेला था उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया नेशनल गेम्स के लिए। अच्छा, 2015 में हुई थी 35th नेशनल गेम्स केरला में। ओके। तो ये जो नेशनल गेम्स हुए थे इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हिमाचल की भी मैं फर्स्ट लड़की हूँ, फर्स्ट गर्ल हूँ मैं क्या बात। कि रिप्रेजेंट किया था हिमाचल को। तो वही कि रेसलिंग फिर जूडो सारी चीज़ें मिक्स हो गई। देन कूडो में कैसे आए? फिर कूडो में ये रहा कि अभी जैसे फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन होगी, पढ़ना भी है, अदरवाइज घर वाले खेलने भी नहीं देंगे। ये तो सबसे शुरू से ही एक वो था कि एक रूल बुक कि खेलना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद ग्रेजुएशन की, वही था कि स्पोर्ट्स का कीड़ा जो दिमाग में था कि करना है, इसी लाइन में जाना है। और यही था कि अगर नहीं भी कुछ हुआ एटलीस्ट मन को ये सेटिस्फेक्शन रहेगी कि स्पोर्ट्स किया था और जो करना चाहते थे वो कर ही लिया। और फिर क्या किया कि फिजिकल की डिग्री करने चले गए, कहाँ, सुंदरनगर, MLSM सुंदरनगर, हिमाचल में ही। ओके। 2 साल की डिग्री थी कि अब वो करना है। अब वो था कि वहाँ से भी वही चीज़ कि खेलना है। और हुआ क्या कि उसके लिए ट्रॉफी के लिए चाहिए होते 3 गोल्ड मेडल। मतलब जिस कॉलेज की 3 गोल्ड मेडल होंगे तो वो ट्रॉफी उस तरफ जाएगी। हुआ क्या कि हम 4 गर्ल्स थी, 4 पहलवान, वो चले गए कहाँ, सुंदरनगर। ओह, जो ट्रॉफी सोलन में थी उसको वापस लेके चले गए कहाँ, सुंदरनगर। जहाँ अच्छा, वो गए जाती रही। वैसे आपने कितने साल तक आपने स्पोर्ट्स किया है? अभी तो क्या बोलूं मैं, 20 ईयर्स में जो काउंट कर सकती हूँ इतना हो गया है। 20 साल से स्पोर्ट्स में और जिसमें आपने बहुत सारी गेमें खेली है एंड लास्ट में अपने कूडो पकड़ नहीं लिए वापसी होगी घर। तो जो जितनी भी गेम्स खेली है उसका पैकेज होता है ना एक, कि बहुत सारा टेस्ट कर लिया, अब एक डिश बनानी है। ओके। बस वही चीज की पूरा जो भी सारी गेम्स खेली उसका कॉम्बैट स्पोर्ट है ये कूडो करने का मेन मकसद था ये कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड, मेन फिटनेस, और साथ में रहा फिर कि सेल्फ डिफेंस मेन है। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी चले जाओ, घूमने जाना, फैमिली के साथ जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, अकेले ही ट्रैवल कर रहे हो, कभी कहीं से कहीं इमरजेंसी जाना ही पड़ जाए, इतना तो हमें कॉन्फिडेंस होए कि हम अपने आप को डिफेंस कर पाए, या रोड फाइट है या किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है। मेन है कि अगर हम किसी की हेल्प ही नहीं कर सकते तो एक ह्यूमन बीइंग होने का कोई फ़ायदा नहीं ना। बिल्कुल। तो ये कि सारी चीज़ें मैंने कर ली। तो ये था कि मेन अपना सेल्फ डिफेंस, कि आप सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हो, मेन कि बिना इक्विपमेंट्स के। बोलते हैं ना कि उसके पास नाइफ था, या उसके पास डंडा था, या उसके पास स्टिक थी, रॉड थी, उसने अगर आप फिजिकली फिट और मेंटली प्रिपेयर हो तो आपको पता है कि नेक्स्ट मोमेंट आपका क्या होने वाला है। प्रेजेंस ऑफ माइंड मेन है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कूडो बोल सकते हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके। नेक्स्ट आपका शॉट क्या होगा, अगर आप गिर भी रहे हो, नॉर्मली आप चल रहे हो, अगर आप गिर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, आप गिर रहे हो तो आपको गिरने का तरीका, आपको चोट नहीं लगनी चाहिए, थोड़ी बहुत खरोच तो गिरने से तो आएगी। अगर बाई चांस आप नीचे गिर गए तो सबसे पहले नॉर्मल है, नॉर्मल बोलते नहीं, जैसे अभी बोलोगे आपकी क्या बोल रही हो, जैसे एक डेड ड्रिंकर है, आपने कभी सुना उसको किसको चोट लगी या उसकी बॉडी में कोई भी फ्रैक्चर हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जो गिरता है वो फ्लो में रहता है, वो गिरेगा, उसको कोई प्रॉब्लम, उसको डर नहीं होता दिमाग में पहली बात कि मैं कहाँ गिर रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो घर पहुंच जाएगा आराम से, उसको कोई चोट नहीं, कोई बोन फ्रैक्चर नहीं, कोई। और हम लोग नॉर्मली भी औरों की क्या, नॉर्मली हम वॉशरूम में होते हैं, बाथरूम में होते हैं, वो थोड़ा सा टाइल्स में थोड़ा सा पानी होगा, स्लिप हो जाएगा और हम गिरते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, बोलते क्या हुआ, बाथरूम में गिर गई। तो वही चीज़ है कि आपका माइंड और आपकी बॉडी कैसी प्रिपेयर है, आप गिर रहे हो तो आपको कैसे गिरना है। अब नॉर्मली कोई गिरेगा तो वो पहले अपने को डिफेंड करने के लिए क्या करता है, हाथ रखता है, आपकी रिस्ट ट्विस्ट होगी, बोन और बॉडी वेट आ गया तो फ्रैक्चर हो गया। नीचे गिरे, आपकी कोनी एल्बो टच हुई, फ्रैक्चर आ गया। अगर आप नॉर्मली कूडो कर रहे हो तो इसमें सारी चीज़ें हैं, रेसलिंग, जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग, मुआय थाई, रेसलिंग बोला मैंने, जूडो, बॉक्सिंग भी है, ये सारी चीज़ें कॉम्बैट स्पोर्ट, सब कुछ करना पता चलेगा आपको। पंचिंग कैसे करनी है, किक्स कैसे करनी है, स्ट्राइकिंग कैसे करनी है, ग्रैपलिंग कैसे करनी है, फॉल कैसे लेना है। और कोई ऊपर से अटैक करता है, जैसे मैं गिर रही हूँ, बाई चांस फॉल ले रही हूँ, मैं नीचे गिर गई, ऊपर से कोई अटैक कर रहा है, गर्ल्स के ऊपर मेन बात कि कोई भी मिस हैपनिंग हो जाएगी, अपने आप को डिफेंड कैसे करोगे? सबसे पहले आपकी लेग्स, आपको कहाँ अटैक करना है, आपका दिमाग चलना चाहिए कि कौन सा उसका, एक बोलते हैं ना कि सेंसिटिव पॉइंट होगा। आइज है, आपकी जो फिंगर्स है, आप इससे उसको अटैक कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको नाइफ चाहिए,
आप अपनी बॉडी का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, हाउ टू यूज योर बॉडी टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो बस यही कुडो है। और सबसे मेन बात ये है कि कराटे शुरू करने का मेन मकसद क्या था कि मेरे फादर की एक ड्रीम था, एक होता है कि बच्चों को करवाना है। ये नहीं था कि गर्ल को करवाना है या बॉय को करवाना है, मेरे भाई को करवाना है, ये चीज़ थी कि करवाना है। गवर्नमेंट की स्कीम चली, एक उन्होंने एक अवेयरनेस के लिए और मतलब ऐसे सेल्फ डिफेंस की एक स्कीम चलाई, योजना थी ओके उस वक्त कि सारे गर्ल्स, मतलब गर्ल्स के लिए था स्पेशली कि सेल्फ डिफेंस की एक क्लासेस होनी चाहिए। तो बस वो गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ते ही थे, तो अभी सोचते हैं कि अच्छा ही हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। हाँ, मतलब आपको गुरु मिल गया। हाँ, और ये स्कीम भी उसी स्कूल्स में थी, गवर्नमेंट स्कूल्स में। ये अराउंड 2007-8 की बात है। अच्छा, उसके बाद तो वो सर आए क्लास में, गुरुजी आए क्लासेस में, तो कम से कम 500 स्टूडेंट्स होते थे स्कूल में, टोटल स्ट्रेंथ थी जो उस वक्त की। उससे 300 अराउंड बच्चे स्टार्टिंग में करना है, सब आगे। और फ्री में, आप सोचो फ्री में क्लासेस हुई वो, फिर गवर्नमेंट ने खुद स्कीम चलाई थी कि फ्री में, और जो भी टेंडर था या भी जो भी फीस होती थी वो सरकार देती थी उस वक्त। ओके 300 बच्चों में से लास्ट ये मैं और मेरा भाई बचे कि जिन्होंने कंटिन्यू खेलना शुरू किया। 1-1.5 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा साल तक कोई टिका जो सोलन तक पहुंचा, क्योंकि सोलन में गर्ल्स स्कूल में उस टाइम क्लासेस होती थी, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन है वहाँ पे क्लासेस होती थी। अभी भी वहाँ क्लासेस होती है, पर अभी 2-4 महीने से वहाँ क्लासेस थोड़ी बंद है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगी, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में थोड़ी है कि स्कूल्स में की एक्टिविटीज़ बंद कर दी गई है, जैसे अगर आप ऐसी चीज़ों को बंद करोगे तो अवेयरनेस कैसे फैलेगी। सही बात। तो वो 1953 से वहाँ क्लासेस लगती अच्छा। थी। अभी ये कुछ प्रॉब्लम हुई थी स्कूल में ना किसी, तो वो ना बंद हो गई कि स्कूल में आफ्टर स्कूल कोई एक्टिविटीज नहीं होगी। ओह, तो फिर वो क्लासेस वहाँ होती थी, हमने वहीं क्लासेस लगानी, सब कुछ वही 5:30 पहुँचना, सोलर कैसे आई थिंक मेरे ख्याल से होनी चाहिए क्लासेस, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों को एक नई दिशा की ओर लेके जाना, लोगों के बीच में अवेयरनेस एकदम डेवलप करना, एंड साथ में आपका बच्चा स्ट्रांग हो रहा है मेंटली एंड फिजिकली एज वेल। यस, तो मुझे लगता है कि ये होनी चाहिए। मुझे अभी भी याद है किस्सा कि मैं स्कूल में पढ़ती थी, इसके 6th क्लास में, आई थिंक 6th क्लास में पढ़ती थी मैं। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमारे स्कूल में योगा के लिए अगेन स्कीम चलाई थी, क्योंकि ऐसी स्कीम उस टाइम चलती थी कि अवेयरनेस के लिए कैसे बच्चों को हेल्दी रख सके, है ना। तो उस टाइम एक स्कीम चलाई और हमारे यहाँ पे योगा टीचर आए, बट वो योगा टीचर एक ही दिन आए। और मैं सच बताऊं, मैं सुबह 8 बजे चली गई थी उस योगा की क्लास अटेंड करने के लिए, एंड वो एक ही दिन है। उस एक दिन के बाद मेरे को ऐसा हुआ था कि, और उस टाइम ना फोन नहीं होते थे, ये यूट्यूब वगैरह ये सब कुछ भी नहीं होता था, और टीवी में भी नहीं आते थे कोई ऐसा। और मैं तो सच बताऊं, मेरे घर में तो टीवी था ही नहीं, है ना। उस वक्त डीडी नेशनल वाले लोग वो एंटीना घुमाना है कि आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ। तो वही तो हमारे को ऐसा था नहीं कि कैसे कहाँ से सीखे योगा। तो वो जो एक दिन में उन्होंने सिखाया था, मैंने वो एक दिन पूरा फॉलो किया अपने 12th तक, हर रोज फॉलो करती थी मैं। तो मुझे लगता है कि वो एक दिन की क्लास ने मेरी जिंदगी बदल दी थी, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव हो गई थी, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी योगा से। मतलब मेरा सोचने की क्षमता ही बहुत ऊपर लेवल की चली गई थी ना। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, इससे लोगों का विस्तार होता है। आपके जो बच्चे हैं वो बहुत सोचेंगे, जैसे आपने सोचा एक छोटे से गांव से बाहर आने का, एक उनके माध्यम से, राइट। तो ऐसा मुझे लगता है होना चाहिए, राइट। बिल्कुल। फिर उसके बाद कैसे स्टार्ट किया आपने? फिर करते करते वो क्लासेस शुरू होगी, क्लास जाना, कोई जा रहा है नहीं जा रहा है कोई मैटर नहीं करता। क्लास में ठंड होती है, क्योंकि सोलन में हम रहते हैं, हिमाचल में ठंड रहती है, जैसे अभी नवंबर दिसंबर है, अभी दिसंबर, तो वो सुबह वही जाना है बस। उसके बाद आके फिर स्कूल भी जाना है। अच्छा। 5:30 पहुंचते थे, फिर 5:30 to 7:30 अराउंड हमारी क्लास होती थी, और 8 बजे बस लेते थे, 8 साढ़े 8 हम घर पहुंच जाते थे। फिर वही रेडी होके जो भी 9 साढ़े 9 बजे तक फिर वो स्कूल जाना, फिर पूरा दिन स्कूल में फिर उसके बाद अलग एक्टिविटीज करनी, कबड्डी खेलनी अलग गेम तो हम खेल ही रहे थे, वो स्कूल में खेलना। फिर बस वही करते करते शुरू किया, खेला, और वही क्लासेस चलती रही। सुबह ठंड में आना जाना, कभी कभी तो बसेस ही नहीं मिलती थी, 7 बजे भी पहुंचते थे, तो गुरुजी ऐसे होते थे कि 7 बजे भी हमारी क्लास ले लेते थे। पर हम लोग ये था कि कभी हम वापस नहीं गए, हमें बस मिल रही है नहीं मिल रही, हम कभी वापस नहीं गए। अगर हमें दिन भी निकल गया, 7 बज गए, 5 o'clock अराउंड हम वहाँ खड़े हो जाते थे कि आधे घंटे में तो कुछ ना कुछ है। अगर नहीं मिल रही है, अगर हमें 6:30 भी बस मिल रही है, ये 7:30 पहुँचना होता था, लास्ट क्लास होती थी कि 7:30 तक क्लास होगी। अगर हम 7 बजे भी पहुँच रहे हैं ना, तो हम जाते थे, हम वापस नहीं, घर नहीं जाते थे कि हमने अगर 15 मिनट की भी क्लास लगानी है तो हम लगाएंगे, कभी वापस नहीं गए घर। प्रिया, इतनी सारी गेम आप ना स्विच कर रही थी,
क्या इसका रीज़न ये भी था कि लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ सपोर्ट, जैसे कि आपने बताया कि आपने नेशनल तक आपने कराटे खेले है ना, और आप अगेन रेसलिंग में आपने, और मे बी जूडो में आपने हमारा हिमाचल को बहुत अच्छे स्तर पे आपने रिप्रेजेंट किया है, साथ में मेडल भी लेके आई हैं, ऐसा नहीं रिप्रेजेंट किया है, मेडल भी लेके आई। तो आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अवेयरनेस और या फिर लैक ऑफ सपोर्ट, यानी आगे आपको बताने वाला कि अरे यहाँ तक पहुँच के इसके आगे भी बढ़ना है तुम्हें, आप इसी वजह से आप स्टिक नहीं रही है गेम में? नहीं, ये रहा कि कराटे की तो मतलब आप बोल सकते हो कि कराटे शौक के लिए किया था, ये नहीं था कभी कि इससे जॉब लगेगी या कुछ इसमें आगे जाके फ्यूचर है। सिर्फ ये था कि करना है बस, कराटे तो ये क्या था, करना है। Okay. फिर अब ये रहा कि कराटे करते रहे। अब उसके बाद जैसे सोच भी बदली, थोड़ी अवेयरनेस आई, मेच्योरिटी आई कि अभी स्पोर्ट्स से कुछ नहीं होगा, अगर आपको स्पोर्ट्स करना है तो आगे इसमें फ्यूचर भी देखना पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। फिर यही था कि कराटे में था कि कोई फ्यूचर नहीं था कराटे का, कि कोई जॉब्स नहीं मिलती थी या कोई चीज़ें, कोई एसोसिएशन रिकॉग्नाइज थी, मतलब कराटे की कुछ ना कुछ बहुत सारी एसोसिएशन, ये भी मतलब कोई भी गली मोहल्ले में आप कभी भी देख लोगे, किसी को नॉलेज भी नहीं है वो भी कराटे कर रहा है, कोई सी बेल्ट ले ली है वो भी कराटे कर रहा है। तो मतलब ये कि लैक ऑफ अवेयरनेस भी बोल सकते हैं, पर ये कि जहाँ मैंने किया, जैसी वहाँ क्लासेस लगती थी और लगती है वैसी क्लासेस मैंने नहीं देखी कहीं और लगती थी कराटे की। और रही बात रेसलिंग की, वो शौक में शुरू कर दिया क्योंकि कराटे से कुछ हो नहीं रहा था, और ये था कि कोटा था रेसलिंग में। फिर रेसलिंग में ये था कि फिर कोटा तो हमारा बन चुका है, मैं बोल रही हूँ 14, 15, 16, 17 में मेरा कोटा बन चुका है इसमें शिमला में। जो हमारा स्पोर्ट्स ऑफिस है, ओके, कोटा जो स्पोर्ट्स कोटा होता है वो बन चुका है। हाँ जी। पर ये है कि उसमें नंबर ही नहीं लगता हमारा, पता नहीं इतने सारे पार्टिसिपेंट्स है कि जॉब्स नहीं निकलती, या फिर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, या फिर हमें कोई नॉलेज नहीं देता इस बात की। तो वो अभी तक वो कोटा मेरा अभी तक वैसे ही है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। अगर जाते हैं आपका नंबर नहीं है अभी, और अभी और मेडलिस्ट बैठे हैं। फिर यही चीज़ है ना कि कुछ मेडलिस्ट ऐसे हैं हिमाचल के, जैसे गोल्ड मेडल है लाते हैं तो अब प्रेफरेंस किसको दी जाती है, पहले जो मेडलिस्ट होता है। हाँ जी। और हमारे नेशनल में है पार्टिसिपेशन, क्योंकि पर ये है कि कोटा तो हमारा भी है ना, पर वो है कि जो मेडलिस्ट है वो अपनी पोस्ट जो भी होती है वो उसको लेते नहीं है, और ना ही रिटर्न में वो देते हैं एप्लीकेशन वहाँ पर कि हमें ये पोस्ट नहीं चाहिए, आप आगे किसी को दे सकते हो, या हम इस पोस्ट को नहीं ले रहे हैं, तो वो पेंडिंग चली जाती है फिर वैसी। क्योंकि वो पोस्ट ना ले रहा है कोई, ना किसी को मिल रही है। क्योंकि जो मेडलिस्ट है उसको तो पता है कि उसको तो जॉब मिलनी ही मिलनी है कभी ना कभी, ये क्योंकि वो डी ग्रेड की जॉब तो लेगा ही नहीं, कोई इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, उसका एफर्ट है और वो वही चीज़ है। अभी कोई होता है कि कोई बाई चांस किसी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता या फिर नहीं कर पाता कंटिन्यू, पर जिसने जो एफर्ट पीछे लगाए हैं और उसका कोटा बना है, एटलीस्ट उसको उतना तो परसेंट वो चीज़ मिले ना कि वो वहाँ तक पहुँचा है। बस वही है कि जो मेडलिस्ट है वो लेते नहीं है, और कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई पता नहीं चलता कि किसी का लगा है नहीं लगा है। पर ये है कि अब तो अवेयर हो चुके हैं, और इसी रेसलिंग की वजह से मतलब 2 गर्ल्स है हमारी, साथ ही होती थी, उसी कोटे से लगी है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो ये है कि थोड़ा अवेयरनेस अब बढ़ चुकी है, ऐसी बात नहीं है। पर ये है कि थोड़ा अगर ज़्यादा इसमें ध्यान दिया जाए, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो दबे रह गए हैं। क्योंकि अब यहाँ तक पहुँचने के लिए भी मुझे ये है ना कि मैंने कुछ किया है, आगे जाके मेडल लाए तो ही किसी को पता है कि मेरा मेडल आया है। ये नहीं है ना कि अगर कोई सफल नहीं हुआ तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि उसने मेहनत नहीं की। बिल्कुल। एक जो मेडलिस्ट है और जो एक फेलियर है, अगर कोई फेल होगा तभी तो किसी का मेडल आएगा ना। सही बात है। तो वो ये कि अगर कोई सफल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मेहनत नहीं की ना। फिर वो ये जो तो जिसका तो मेडल आ गया उसको तो सभी सपोर्ट करेंगे, वो भी तब करेंगे जब उसके पास सब कुछ होगा। सब कुछ होगा। अगर सब कुछ नहीं भी, जो अपने आप को एफर्ट डाल सकता है, अफोर्ड कर सकता है सारी चीजें, और उसका क्या जो ग्राउंड लेवल पे है, सही बात, वो भी तो प्लेयर है, वो भी तो कहीं से कुछ आशाएं लेके स्पोर्ट्स में आया है कि उसको भी कोई सपोर्ट करेगा। पर वही चीज़ है कि सपोर्ट नहीं है। ओके, सो प्रिया, ये तो रही आपके स्पोर्ट्स की जर्नी का जो था, पर मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली जो लोग आपको भी देख रहे हैं और जिनको कूडो के बारे में नहीं पता है, जो मैंने आपके अभी तक समझा है कि कूडो इज़ अ स्पोर्ट्स के जिसमें आप ऑन द स्पॉट एकदम से आप रिएक्ट करते हो अपने आप को बचाने के लिए, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे एंड उसमें आप फ्री होते हो, राइट? आप कहीं से भी अटैक कर सकते हो, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। तो
आप जैसे आपने बोला कि आपने पहली बार जब आपने कूडो के बारे में सुना तो आपको भी डैम श्योर पता नहीं होगा, जैसे हमें पता नहीं था कूडो के बारे में, हमें आपके थ्रू पता चला कूडो के बारे में, तो आपको भी पता नहीं होगा। देन आपका कैसा रिएक्शन था कि ये कूडो है, मैं इतने दिन से ये सब कुछ कर रही थी, इतनी सारी गेम्स में, देन कूडो आपने कैसे फाइंड आउट किया? हाँ, ये आपका क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कूडो एक कॉम्बैट स्पोर्ट है। ओके। और जो ये कॉम्बैट स्पोर्ट मतलब इसमें रेसलिंग, जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग, मुay थाई, ग्रैपलिंग, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ना जो मैंने कर चुकी हूँ पहले से, मतलब जो मैं भटकी हुई थी बोल सकते हैं, उसको एक दिशा मिल गई, एक प्लेटफॉर्म मिल गया। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। ओके। तो ये था कि जो मैं एफर्ट हर गेम में लगा के आई ना, जो मुझे इधर भी मैंने रेसलिंग में भी जोर लगा लिया, जूडो में भी जोर लगा लिया, बॉक्सिंग भी कर ली, टाइकवांडो भी कर लिया, ये सारी चीज़ें मुझे इसमें आके करने को मिल गई एक साथ, एक प्लेटफॉर्म पे। अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ा। अब सारी चीज़ें जो है इसमें है। ओके। ये है कूडो, कॉम्बैट स्पोर्ट। और सब कूडो का है कि सेल्फ डिफेंस, कि विदाउट वेपन हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, दिस इज द कूडो। ओके। सो ना मुझे भी याद है कि मैं जिक्र करना चाहूँगी, हमारी एक बार पहले भी बात हुई थी कि जब आपने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, और उस टाइम आप मतलब अगेन आप स्टार्टिंग में तो बहुत पतले से, जब आपकी पुरानी पिक्चर देखो उसमें आप बहुत पतले से हैं, राइट? जैसे आप जिम में गए तो आपके ऑब्वियसली आपकी बॉडी में परिवर्तन आए होंगे, फिजिक में एकदम आए हो, क्योंकि मसल्स डेवलप हुई हैं, राइट? साथ में आपकी सोच भी बनी है जी। लेकिन ये आपकी सोच बनी है, आपकी मसल्स बनी है, लेकिन बहुत से लोगों ने आपको क्रिटिसाइज भी किया इस पे कि यार ये उसका फिजिक लड़कों में जैसा है। सो मतलब अगेन आपको मतलब उसको क्या कहना है आपको? एक स्पोर्ट्स पर्सन है ना, जो आप उसको दूर से ही देख के पहचान सकते हो कि ये स्पोर्ट्स पर्सन है, क्योंकि उसकी फिजिक वैसे ही रहेगी। और जैसे ही मैंने गेम्स करी है, मैं नहीं बोल सकती कि ये लड़की या लड़का की गेम है, पर जो उसमें जो बॉडी फिजिक चाहिए होती वो फिटनेस वाली चाहिए होती। रेसलिंग मैंने किया है, जूडो मैंने किया है, उसमें थोड़ा एफर्ट और ज्यादा मतलब मसल्स होना जरूरी है, और आपकी बॉडी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर मैं खुद ही स्ट्रांग नहीं होगी, अगर बाई चांस किसी ने मुझे थ्रो कर दिया तो मेरी बोन तो टूट गई ना, मुझे पता ही नहीं है कैसे गिरना है, और मेरी बॉडी उस तरीके से स्ट्रांग ही नहीं है। अगर मैं कह सकती हूँ कि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मॉडलिंग, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कूडो, राइट? तो आपको ऐसा फिजिक चाहिए, जिस स्पोर्ट के लिए आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल रनिंग के लिए आप प्रिपेयर करते हो तो आप वैसे एथलीट वाली बॉडी रखते हो। यस। अगेन मेरे प्रोफेशन में करें तो आप मेरी प्रोफेशन की वही चीज है ना कि स्पोर्ट्स तो मतलब जो फिटनेस चाहिए वो हर स्पोर्ट्स में चाहिए। अब ये नहीं है कि हम चेस खेल रहे हैं तो उसके लिए आपको रनिंग करना जरूरी है, वो भी जरूरी नहीं है। पर वो है कि जो एक ट्रैकिंग इवेंट है या स्पोर्ट्स है जो हम करते हैं, फिटनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि मैं बॉडी वेट की ट्रेनिंग करती हूँ या मसल ट्रेन करती हूँ या फिर जिम ही करती हूँ। ये नहीं है कि रेसलिंग का मतलब, कूडो का मतलब है कि आप जिम ही ट्रेन कर रहे हो। मुझे बॉडी बिल्डिंग तो नहीं करनी ना, बिल्कुल। पर ये है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आपको वेट तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको किसी और को पटकना है, किसी और को मारना है, वो भी तो उतनी स्ट्रेंथ से है, क्योंकि मैं अपनी वेट कैटेगरी के साथ खेलूंगी, अपनी एज कैटेगरी में खेलूंगी। क्योंकि कूडो में मेन चीज क्या रहती है, आपका हाइट और वेट, ओके, और एज कैटेगरी। वो ओपोनेंट भी तो सेम वही चीज होगा, उतनी एफर्ट होगा, उतना ही फोर्स होगी उसके पास। तो वही चीज है ना कि मैं किसी मॉडलिंग के लिए नहीं प्रिपेयर कर रही हूँ, या फिर मैं किसी को दिखाने के लिए अपनी बॉडी बना रही हूँ कि मुझे बॉडी बनानी है या मुझे फिगर बनाना है। वही चीज़ मॉडलिंग वाली बात। ठीक है, मॉडलिंग अलग प्रोफेशन है, ठीक है, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। अब मुझे स्पोर्ट्स करना है तो स्पोर्ट्स में ये तो नहीं रहेगा ना कि मैं वेट ट्रेनिंग ना करूँ, मुझे रनिंग भी चाहिए, स्टेमिना। कूडो में क्या मेन चीज़ है, स्टेमिना चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए आपकी। ये सारी चीज़ें मिलती है तो कूडो होता है, अदरवाइज आप कूडो में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और ऊपर से उसमें मेडल लेके आना, जो ये कहता है ना कि ये तो शुरू से कर रही है तो मेडल लेके ही आना है। आप फील्ड में आओ, एक बार एक मैच खेल लो, सिर्फ वो जो हेड गार्ड होता है ना उसका, कूडो का, अगर आप उसको पहन के अगर 30 सेकंड, जिसको नहीं पता है इसके बारे में, जो हमारी फील्ड में नहीं है, ओके, वो जो इसके बारे में बात करते हैं, इसका तो मेडल आना ही है। इतने साल से कर रही है, अभी भी नहीं जीतेगी तो कब जीतेगी? ओके, वो कैसे चलेगा? तो मैं तो वही बोलती हूँ कि आप 30 सेकंड के लिए जो हेड गार्ड होता है ना, कि 30 सेकंड के लिए आप हेड गार्ड पहन लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा क्या है कूडो। और उसके बाद आपको थ्रोइंग भी करनी है बीच में। मतलब आप कह सकते हो कि विद गार्ड आप रोड फाइट लड़ रहे हो। आपको रोड में तो नहीं पता ना कि आपको सिर्फ ये चीज, थोड़े से रूल्स होते हैं कि इंजर्ड ना हो, बस ये थोड़े बहुत रूल्स है कूडो में। अदरवाइज तो ये चीज है कि आप रोड फाइट कैसे लड़ रहे हो। कूडो में ये चीज नहीं है ना कि आर्टिफिशियल नहीं है कूडो, पूरा एक
ओरिजिनल जो फाइट होती है उसके लिए आप प्रिपेयर रहते हो। ये है कुडो कि आप कैसे हिट कर रहे हो। ये नहीं है कि आप टच किया, आप ये है कि आप दूसरे को पंच करने गए थे, खुद को आपको चोट लग गई। ओके वो भी तो चीज है ना, पंच आपने दूसरे को करना तो चोट आपको लग गई, फिर वैसे तो नहीं चलेगा। वैसी प्रिपरेशन के लिए तो मुझे वैसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा अपनी बॉडी को, क्योंकि दोनों की फोर्स जब अटैच होगी तो वो कितनी ज्यादा फोर्स होगी इस पे। सही बात है। तो वही चीज है कि होता ही है थोड़ा बहुत कि जिम मत जाया कर यार, तेरे लड़कों जैसी बॉडी बन गई है यार। ये चीज हुई है, मेरे खुद के दोस्त बोलते हैं। ओके दोस्त इन द सेंस कि वो तो चलो मजाक करते हैं, उन्हें पता है कि मेरा स्ट्रगल कैसे है। जो मेरे दोस्त हैं, दोस्त कह रही हूँ मैं, दोस्त के पीछे वाला दोस्त नहीं, दोस्त है जो सामने भी दोस्त है, पीठ के पीछे भी दोस्त है। हाँ। वो कहते हैं कि ठीक है पर यार ज्यादा बॉडी मत बना यार, इतनी बॉडी बना के कहाँ जाएगी, तुझे तो लड़का भी नहीं मिलेगा। ये चीज रहती है जो दोस्त है जो मजाक करते हैं। बट आई थिंक हमें प्राउड होना चाहिए कि अगर हमें कोई बोल रहा है कि अरे आप लड़का मत लड़की जैसी और बॉडी ये चीज बना दो। बॉयज भी कहते हैं यार उसकी बॉडी तो लड़कों जैसी है। हाँ तो मतलब ये तो प्राउड हो नहीं, गया ना। अगर मेरी बॉडी लड़की जैसी है तो तुम्हारी बॉडी कैसी है? फिर तुम्हारी बॉडी लड़कों जैसी क्यों नहीं है? लड़की हो गई, लड़की जैसी बॉडी क्यों नहीं है तुम्हारी? हाँ, सही बात। ये चीज है ना। फिर वो ये कि ये तो बॉयज के साथ ट्रेन करती है। दैट्स अ गुड, मेरा दिस इज कॉम्प्लीमेंट। नहीं कि बॉयज के साथ ट्रेन करती है, या ठीक है ना भाई। अब मैंने यहाँ तक आई है, कोई लड़की नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया था। अभी तो काफी लड़कियां हैं, अभी काफी गर्ल्स है जो करती है, अच्छी करती है। और ये है कि हमारे साथ जो गर्ल्स है हमारी बहुत अच्छा ट्रेन करती है, जो मेरे एकेडमी में भी है, जितनी भी एकेडमी चलती है। एकेडमी मेरी सोलन में चलती है, ओके सोलन में बाईपास में चलती है, चेस्टर हिल है सोलन में, वहां पे चलती है क्लासेस। जो मेरे गुरुजी है वो चलाते हैं, मिस्टर अजय जसवाल, भूपेंद्र जसवाल और संजय जसवाल है, ये क्लासेस लेते हैं। तो मतलब वो जो गर्ल्स उनके अंदर ट्रेंड हो रही है। अब होता है कि मैं किसी के लिए, मेरे को देख के आगे बढ़ रहे हैं या देखते हैं कि दीदी ऐसा कर रही है, तो वही चीज है ना। तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि बॉयज के साथ ट्रेन कर रही है, ठीक है आप भी करो। वही है कि मैं बोलती हूँ कि वही वाली बात है कि आप 10 पुशअप्स नहीं कर सकते नॉर्मली, वेट ट्रेनिंग तो बात की बात है। पर आप ये भी तो देखो मैं कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुंची हूँ। मैंने सुना कि आप 500 दंड भी लगाती थी। हाँ, एक टाइम में जब कोरोना था तो उस वक्त ये चीज़ था कि जिम वगैरह बंद थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो वही है कि वो जो स्पोर्ट्स पर्सन का वो दिमाग में जो कीड़ा होता है ना, मैं समझ गई। आपको पता होगा ये चीज, अपने गेम से रिलेटेड अपना जो चीज है कि आपको करना है। तो घर पे भी कब तक बैठे, थोड़े दिन तो ये होता है कि बॉडी बहुत ज्यादा एक हुई भी होती है काफी टाइम से, चलो ठीक है थोड़ा रेस्ट हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हफ्ता ही रख लिया कि हफ्ता हमने बैठ गए, रेस्ट कर लिया, कोरोना है ठीक है, नहीं जाना बाहर, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। पर एटलीस्ट ये है कि हम घर के अंदर रूम पे तो कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यही करते थे, घर के पास थोड़ा सा ग्राउंड थोड़ा सा स्कूल ही ग्राउंड था, वहां जाते थे। मतलब 500,000 सपाटे बोलेंगे, कुश्ती में बोलते हैं सपाटे, नॉर्मली आप बोल सकते हैं जो हमारे इंडियन पुशअप्स होते हैं वो करते थे। फिर वो बोलते कि जिम से ये कुछ नहीं है, जिम से सिर्फ टोन अप होती है। और ये रही बात कि लड़कों वाली बॉडी बन गई, ऐसा कहीं पे ही नहीं लिखा कि आप जब तक सप्लीमेंट अलग स्टीरॉयड नहीं ले रहे हो तब तक आपकी लड़कों वाली बॉडी नहीं बन सकती, क्योंकि बायोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं वो चीज अलग ही है। क्योंकि बॉयज में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, गर्ल्स में नहीं होता। तो ये कैसे, हाउ टू नो कि ये गर्ल्स वाली बॉडी नहीं है, बॉयज वाली बॉडी है, कैसे ऐसे मसल्स कैसे आ सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ट्रेन कर रहे हो, जिम करने से बॉयज वाली बॉडी बनती है, नहीं होता ऐसा। डिपेंड करता है कि आप इनटेक क्या कर रहे हो। जब आपको नॉलेज ही नहीं है इस चीज की कि जिम, मेन चीज क्या रहती है, जैसे आपने जिम से रिलेटेड बात की, जिम जाने को लोग क्या समझते हो, जिम जा रहे हैं जी कि एक दिन जाएंगे जिम में बॉडी बन जाएगी। मैगी थोड़ी है 2 मिनट में मैगी बन जाती है, जैसे कि आज जिम में गए और बॉडी बन गई, ऐसा नहीं होता ना। वही कि गर्ल्स और बॉयज में अलग डिफरेंसेस होते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, पर मैं ये जब हम ये चीज चली रही है बात करनी गर्ल्स की, मैं बोलती हूँ कि बॉयज को तो ट्रेन करना ही चाहिए और गर्ल्स को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जिम ट्रेन करना चाहिए, वेट ट्रेनिंग करनी ही चाहिए। क्योंकि बोलते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं, डाइट का मतलब ये थोड़ी है कि आप 2 चपाती खाते हो तो खाना ही बंद कर दो। बिल्कुल, ये होता है कि आप कितना खा रहे हो और क्या खा रहे हो। और जिम से यही रहा कि बॉडी टोन अप रहती है और फिट रहते हैं, मेन चीज है। वेट ट्रेनिंग हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी है। और मतलब वेट लूज करने के लिए रनिंग ही एक जरिया नहीं है कि आप वेट लूज कर सकते हो। वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वेट लूज करने के लिए। या बिल्कुल, आई थिंक ये मैनेजमेंट है एक तरह से देखा जाए, आपको करना आना चाहिए, आपको मैनेज करना। मुझे नहीं लगता कोई एथलीट आज के टाइम में ऐसे होगा कि वेट ट्रेनिंग नहीं करता। आई थिंक सब एवरीवन, रनर्स है, स्प्रिंटर्स है, वो करते हैं, वो थोड़ी बॉडी बना रहे हैं, पर वो ट्रेन करने का तरीका है ना। यस बिल्कुल। अब जिस हिसाब से जो बॉडी बिल्डर्स है, हम तो उनकी ट्रेनिंग कर ही नहीं सकते जितना वो बॉडी
ट्रेन करते हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि हर फील्ड का, हर स्पोर्ट का अपना अपना सिस्टम है कि हाउ टू ट्रेन, कितने टाइम में जिम करना है, कितना वेट लोड उठाना है। आप कैसे ट्रेन करती हो कुड्डू के लिए? फर्स्ट तो ये रहता है कि सुबह जो मेरी क्लासेस होती है, 2 टाइम का मेरी शिफ्ट रहती है, 2 टाइम का सेशन होता है। Okay. सुबह 6 to 7:30 8 मेरी क्लासेस होती है नॉर्मल, जो हम बेसिक स्किल्स करते हैं, ग्रैपलिंग किया, स्ट्राइकिंग की प्रैक्टिस की, गार्ड के साथ किया, फिर रनिंग कर ली, बीच में कभी गैप हो गया, बीच में मतलब डेज होते हैं हमारे कि एक दिन ग्रैपलिंग होगी, एक दिन स्ट्राइकिंग होगी, किक्स होगी, आज पंचेज होंगे तो पंचेज ही होंगे, आज किक्स होंगी, फिर पार्टनर के साथ थोड़ी सी स्पायरिंग करेंगे, और फिर थोड़ा सा फिर कि सैटरडे है तो रन करने के लिए निकल जाते हैं सारे, रन करते हैं, रनिंग करनी है, स्टेमिना बिल्ड करना है। Okay. फिर किसी दिन पूरी किट अप होके, जो हमारी पूरी किट होती है, ग्लव्स होते हैं, शिन गार्ड होते हैं, चेस्ट गार्ड होगा, गम गार्ड होगा, और ऊपर से फिर हेड गार्ड, उसके बाद ट्रेन करते हैं कि वो करने के लिए, स्टेमिना बिल्ड करने के लिए, क्योंकि जब हम यूज टू हो जाए। हाँ यूज टू हो जाए। और कई बार ऐसा होता है कि जो नए बच्चे हैं या जिन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि कराटे से आए या और गेम से, उसमें पूरा हेड गार्ड नहीं होता, और सभी गेम में गम गार्ड नहीं डालते, ओके। और बच्चों को आदत ही नहीं होती, तो फिर वो गम गार्ड डाल के पूरी किट अप होके, और बॉयज ग्रोइंग गार्ड डालते हैं, ओके। और गर्ल्स का एब्डोमिनल गार्ड होता है, वो भी होता है, प्रोटेक्शन पूरी रहती है इस गेम में, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद फिर रनिंग करनी है, फिर वो थोड़ी वो ग्रैपलिंग की भी पूरी, मतलब फुल जो हमारी फाइट होती है, वो 2-2 मिनट के सेट्स होते हैं, वो करते हैं सबके साथ, जितने भी, छोटा है, बड़ा है, या हैवी वेट है, छोटा वेट है, सबके साथ वो ट्रेन करेंगे कि ओपोनेंट के साथ कैसे डील करना है, ये रहेगा। उसके बाद फिर वेट ट्रेनिंग करते हैं। सो आपको इंस्पायर किसने किया है कुड्डू के लिए? स्पोर्ट्स मेन जो सोच थी ना, दिल में ख्वाहिश होती है कि स्पोर्ट्स, इंडिया का फ्लैग, इंडिया के लिए मेडल, बस यही चीज़ थी कि कुछ भी करना है, किसी भी गेम में करना है। पर कराटे तो बैकग्राउंड रहा ही है। फादर को बोल सकती हूँ कि जिन्होंने इस लाइन में डाला। कुड्डू ने आपकी ज़िंदगी कैसे बदली है? यही बोल सकती हूँ कि अभी मैं कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई हूँ। कूडो से मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अक्षय कुमार सर जो मैं बात कर रही हूँ, उनसे मिलने का मौका मिला। सो अक्षय कुमार कुडो चैंपियनशिप में आपका मेडल आया है, जी। तो कैसे सेलिब्रेट किया अपनी सक्सेस को आपने? वही है कि सबसे ज़्यादा ये चीज़ थी कि हमेशा, मतलब कूडो में तो मैं बोलूँगी कि जो मेरे मेडल्स रहे अभी तक के, मेरे 19 गोल्ड मेडल्स हैं, उसमें नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है। ओके। इसमें से नेशनल कितने हैं, इंटरनेशनल कितने हैं? नेशनल्स इनको याद भी नहीं है। याद भी नहीं होंगे अभी मुझे। ओके। तो मेन चीज़ ये रहती थी कि परफॉर्मेंस अगली बार इससे अच्छी होनी चाहिए, ओके। और इससे अच्छी होनी चाहिए। ओके। सेलिब्रेशन तब होगा जब मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँगी, वो मेरे लिए सेलिब्रेशन होगा। ये सबसे प्राउड मोमेंट आज तक आपकी लाइफ में क्या रहा है? मेडल तो प्राउड मोमेंट हमेशा से रहा, मतलब सोच जो थी प्राउड मोमेंट था, पर ये था कि पेरेंट्स और मेरे गुरुजन को जो मैं प्राउड फील करवाई, जो उनकी आंखों में मैंने वो चीज़ देखी ना, कि उन्हें लगा कि नहीं कुछ किया है, तब मुझे कुछ लगा कि मैंने कुछ, मेरे लिए वो प्राउड मोमेंट रहा है। मेरा ब्रदर जो हमेशा से मैं बोलती हूँ कि मेरी बैकबोन रहा है, हमेशा से एक सपोर्टर बोले, या मैं बोलूँगी कि मैं सिर्फ आगे मेरा चेहरा है, खेलता है जो भी, वो चीज़ जो सपोर्ट है वो वही चीज़ है जो हमारे साथ प्रैक्टिस करने वाले होते हैं। क्योंकि अगर वो पार्टनर्स नहीं होंगे तो हम प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे, या हम अपनी कमियों को कैसे आगे ला पाएंगे, पूरा कर पाएंगे उन चीज़ों को। सो जब हारते हो तो डिफीट को कैसे आप एक्सेप्ट करते हो या कैसे उसको लेते हो? ये defeat को इतना accept किया? दुख हारने से नहीं हुआ उस वक्त। जो दुख मुझे ये हुआ कि जिन लोगों को मुझसे उम्मीद थी कि उनके लिए मैं वो 100% नहीं कर पाई। पर ये है कि अगर आप हार रहे हो तो वो कैसा हार रहे हो आप, कि आपने वो 100% नहीं दे। अगर आप 100% दे के भी अगर हारते हो तो वो आपका हारना नहीं होता ना, और आपने कुछ किया ही ना हो और उसके बाद आप जीत रहे हो, फिर वो जीतना भी नहीं है ना। आपका लोएस्ट पॉइंट कौन सा रहा? लोएस्ट पॉइंट जब आप टूट गए हो, जब आपको लगा हो कि मेरी तो दुनिया पलट गई है। सॉरी ओके। जब मैंने फर्स्ट टाइम नेशनल खेला था, अभी तक का वो रिकॉर्ड है कि जब मैंने नेशनल खेला था तो वो हम तीन गर्ल्स थी, तो हमारा सिलेक्शन हो गया था डायरेक्टली स्टेट के बाद नेशनल्स के लिए। और हमने, मुझे हार्डली लगता है कि 3 या 4 महीने की मेरी प्रैक्टिस थी जो मैंने गुरुजी के पास की थी। ओके। वो था टाइकवांडो, कराटे भी नहीं था, टाइकवांडो था स्कूल से। तो सिलेक्शन हो गया, टाइकवांडो में अच्छी प्रैक्टिस करते थे तो चले गए। और वहाँ पे मेरा मेडल, फर्स्ट टाइम नेशनल खेलने गया और फर्स्ट टाइम ही मेरा 4th ब्राउन्स रहा उस वक्त। कोई पता नहीं है, फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकले थे तो और 4th ब्राउन्स आया तो ऐसे था कि गुरुजी को जाके बताना है
कि 4th राउंड से रहा या मेडल आ गया। और जैसे ही वापस आए हम लोग तो पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई। और बस तब वो रहा कि जैसे ज़िंदगी में पहली बार तो कोई गुरु मिला था, तो ऐसा लगा कि अब कि भई अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब लाइफ में कुछ नहीं है। या आई थिंक कई बार ज़िंदगी में ऐसे उतराव चढ़ाव आते हैं जहाँ से हमें निकलना ही पड़ता है ना, और आप वहाँ से आई भी हो, और अगेन आपकी ज़िंदगी के पहले गुरु थे बिल्कुल। और वो नहीं रहे, है ना? तो और आपको पहली बार बताना भी था उनको कि देखो आपकी मेहनत ने रंग लाया है ना, मेरे पे आपने जो जितना काम आपने किया है उसके बदले का आपको दिखाना था उनको। पर कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो भी करते हैं ना बस सोच समझ के करता है। उनको ऐसा था कि उनका वो समय हो गया था, हम सबका समय आएगा एक दिन, है ना? उनका समय हो गया था कि हमें जाना ही है, और अगेन उन्होंने अपनी जगह फिर किसी और को, ऐसे गुरु को आपके सामने भेज दिया जिन्होंने फिर आप पे और काम किया, है ना? तो ये आना-जाना तो लगा ही रहेगा दुनिया में, बिल्कुल। है ना? तो अभी अब तक के मतलब कराटे, कूडो से जुड़े रहने का मेन चीज़ तो वही है कि जो गुरु थे, बस उनके जो ब्रदर हैं उनको भी मैं गुरुजी ही बोलती हूँ। तो उन्होंने उनकी लेगेसी को अभी तक अब सँभाल के रखा है, जो मेरे गुरु हैं, अभी कोच है मेरे। तो उनके साथ जुड़े रहने का एक मतलब रीज़न वो भी है कि जो हमारे गुरु थे, तो हमें अभी भी एहसास रहता है कि वो हमारे साथ हैं। तो इससे जुड़े रहने का मेन रीज़न भी यही चीज़ है कि ये छूटना नहीं चाहिए। सो प्रिया, कूडो में ना कुछ ड्रिल्स होती है जो स्पेसिफिक उसी के लिए बनाई होती हैं। जिस तरह से अगर मैं रनिंग की ड्रिल्स करूँ तो उसमें बहुत सारी रनिंग ड्रिल्स होती हैं रनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। माउंटेनियरिंग की बात करूँ तो हमारे पास भी अगेन ड्रिल्स होती हैं, सबकी अलग अलग ड्रिल्स होती हैं। सो आप अपनी ड्रिल्स के बारे में बताओ कि थोड़ा बहुत किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं अपनी ड्रिल्स को। कूडो में वही चीज़ है ना कि आप पर्टिकुलर एक चीज़ पे फोकस करके नहीं रह सकते। अगर आपको स्टेमिना चाहिए तो आपको रनिंग करनी पड़ेगी। और मेन चीज़ है कि विद गार्ड, पूरे सेफ्टी गार्ड जो जो हमारे किट इक्विपमेंट्स होते हैं, हेड गार्ड, शिन गार्ड, ग्लव्स, चेस्ट गार्ड, और आपके हो गए एब्डोमिनल गार्ड, ग्रोइंग गार्ड, ओके। और वो माउथ गार्ड, और उसके बाद फिर होगा आपका हेड गार्ड। वो सारी चीज़ें, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी हमारे गेम में होती है इक्विपमेंट्स, उन चीज़ों के साथ आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी टूर्नामेंट खेलने जाओगे तो इसके बिना आपको अलाउ नहीं करेंगे खेलना। ओके। तो इसके साथ ट्रेन करना, और हर स्किल मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं करनी है। स्टेमिना चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, मतलब हर चीज़ में काम करना पड़ेगा। आपको पंचिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनको फास्ट करना पड़ेगा, उनकी स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, किक्स करनी है उसकी स्ट्रेंथ चाहिए, ग्रैपलिंग करनी है। क्योंकि ये नहीं है ना कि आप सिर्फ आप कर रहे हो ग्रैपलिंग, क्योंकि जो आपका ओपोनेंट है वो भी सेम चीज़ करेगा, वो भी वैसे ही सेम ट्रेंड है। तो वो सारी चीज़ें आपको हर चीज़ को करना पड़ेगा। ग्रैपलिंग भी करनी पड़ेगी, ग्राउंड फाइट भी करनी पड़ेगी, रेसलिंग करनी पड़ेगी, जूडो के थ्रोज करने पड़ेंगे, चोक्स करने पड़ेंगे। और सबमिशन के लिए आपको लेग बार लगा सकते हो, आप आर्म बार लगा सकते हो। और दूसरे को, जो आपका ओपोनेंट, उसको टैप आउट कराने के लिए आपके चोक्स होंगे। मतलब एक चीज़ नहीं करनी है, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। हर स्किल पे, हर स्टेमिने पे, हर स्ट्रेंथ की चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। जी। सो प्रिया, कुछ लोग ना कुड्डो में शायद इसलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस के लिए आना चाहते हैं, जी। राइट? हमेशा मेरे को लगता है कि सबका विजन एक जैसा नहीं होता। जैसा बिल्कुल। कि आपने बताया कि जो छोटी उम्र में स्टार्ट करे वो तो चलो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी जी जी। लाइक जो अभी करना चाहते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, जो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कुड्डो को, वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? कूडो में कोई एज लिमिट नहीं है, पर ये है कि छोटा बच्चा तो क्या ही करेगा। 5 ईयर से स्टार्ट हो जाती है, 4 ईयर्स। हमारे जो भी एकेडमीज़ है, सोलन में है, शिमला में है, रामपुर में है, बिलासपुर है, मंडी है। अभी थोड़ा थोड़ा जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं तो वो और डिस्ट्रिक्ट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। तो और एज कैटेगरी कोई नहीं है, 40+ एक कैटेगरी होती है, आप उसमें खेल सकते हो।
वो आपकी कैपेसिटी है कि आप कितना खेल सकते हो। हम्म। और रही बात इसके ज्वाइन करने की, इसको सीखने की, सोलन में कोई है तो वो सोलन में जो वॉरियर फैक्ट्री जिम है वहाँ पे इसकी क्लासेस होती है, शूलिनी माता मंदिर के पास, और बाईपास में होती है डोमिनोज के पास, गुरुद्वारा है उसी के नियर बाय एक हॉल है, वहाँ पे लेते हैं मिस्टर संजय जसवाल जी। अच्छा जी। और चेस्टर हिल है, वहाँ पे लेते हैं भूपेंद्र जसवाल। और कई क्लासेस अगर किसी को करवानी हो तो हम अभी भी कर सकते हैं, पर आपके नियर बाय अगर आपको इन मतलब ये वाली एकेडमीज़ में आना हो तो आप आ सकते हो। अजय जसवाल जी है जो लेते हैं, वॉरियर फैक्ट्री जिम में लेते हैं, क्लासेस होती हैं और शेड्यूल्स होते हैं, मॉर्निंग की क्लासेस होती है, इवनिंग की क्लासेस होती है, जैसे आपको सूटेबल हो आप कर सकते हो। ओके। जी। प्रिया, आपने इतने सारे स्पोर्ट्स खेले हैं जहाँ पे आपने टैकल भी किया है और बहुत सारी ट्रिक्स आपने सीखी हैं स्पोर्ट्स में, और मुझे लगता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है बहुत ब्रेव होता है। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपकी जो स्पोर्ट्स टेक्निक है या आपको जितना आपने बनाया अपनी बॉडी को, जितना स्ट्रांग हो, उस स्ट्रेंथ को आपने यूज़ करके कभी किसी की हेल्प की हो या फिर कभी किसी के भी काम आ गए हो? कभी ऐसा हुआ है, कभी कोई मोमेंट? हाँ, ऐसे तो छोटी-मोटी हेल्प्स तो मतलब नॉर्मल ये करते रहना चाहिए हमें। ये नहीं है कि जैसे अब नॉर्मल सी बात है, जैसे हम बस में जा रहे हैं कभी, तो होता ही है कभी कोई बुजुर्ग है या कोई पेशेंट है या किसी को प्रॉब्लम है, तो हमें देखना चाहिए ये चीज़ कि नॉर्मल सी बात है कि हमें सीट दे देनी चाहिए। चलो कभी ऐसे, और मैं ये भी बोलना चाहूँगी, कभी कोई हमारे सीनियर होते हैं या बड़े लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो यंग है, ये क्यों नहीं सीट दे रहा है? ये क्यों नहीं दे सकते? ये खड़े क्यों नहीं हो सकते? अब आपको थोड़ी पता है कि जो बैठा है वो ट्रेनिंग करके आ रहा है या फिर इसको भी कोई प्रॉब्लम है। वो सीधा बोलते हैं, आप आपको दिख नहीं रहा है कि बड़े आपके सामने खड़े हैं, तो आप इनको सीट नहीं दे रहे हो। ये हम्म। चीज़ हमेशा मतलब ट्रैवल करती हूँ तो मैं ये चीज़ फ़ील करती हूँ। कई बार ऐसे ही प्रॉब्लम मतलब थक जाते हैं हम भी ट्रेनिंग के बाद, सुबह-शाम ट्रेनिंग करते हैं, तो दिल करता है कि अभी बस में बैठना है और थोड़ा ट्रैवल ज़्यादा है तो थोड़ा सीट में मिल गई है। तो फिर ये चीज़ रहती है कि थोड़ा उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो यंगस्टर है वो भी थकते हैं। उनको भी थोड़ा ये है कि सीट चाहिए। चलो वो तो सामने दिख रहा है ना, अगर कोई पेशेंट है या प्रॉब्लम है हम सीट दे दें। तो चलो वो तो नॉर्मल सी हेल्प है या ऐसी नॉर्मल सी बात है। पर मैंने देखा है कि बच्चे मतलब देख रहे होंगे, यंगस्टर बच्चे अच्छे जो फिट है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े खड़े हैं, आप उनको ये पता नहीं है कैसे बिहेव करना है। ठीक है, खड़े हैं तो कोई बात नहीं, आप खड़े हो। ओके। और रही बात ऐसे किसी की हेल्प की, तो एक मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं, जी। पर मतलब मेरे मतलब पड़ोस की बात है। हुआ क्या कि ऐसे मतलब छुट्टी वाला दिन संडे था, तो मैं पेरेंट्स के साथ घर पे थी, जैसे घर के काम होते संडे को, तो वैसे ही काम कर ऐसे ही बैठे थे, रेस्ट लंच टाइम था, तो मतलब लंच कर रहे थे, काफ़ी लेट हो गया था, 3-4 बजे बज गए थे ऐसे काम करते। तो टीवी हमने लगाया हुआ था, तो टीवी देख रहे थे, तो उसकी वॉल्यूम ज़्यादा और कम मतलब ऐसे हो रहा था कि ज़्यादा ठीक वॉल्यूम, तो हमें इतना कुछ पता नहीं चल रहा था बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। तो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं और जैसे लंच टाइम नॉर्मल संडे है तो नॉर्मल सी बातें चल रही है, और साउंड तो जैसे बीच में जैसे एड सी आती है उसमें थोड़ी साउंड कम हुई और थोड़ी शायद भी कर भी थी, ज़्यादा लाउड हो गया था। तो वैसी आवाज़ आती है कि अंकल जी आंटी जी, अंकल जी आंटी जी आ रहा। तो हमने सोचा पता नहीं कौन बोल रहा होगा, क्या बोल रहा होगा, तो ध्यान दिया नहीं। तो वैसी आवाज़ आ रही है, अंकल जी आंटी जी ऐसे, और बचा लो मुझे बचा लो। मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, साउंड थोड़ी कम करो। तो वॉल्यूम को थोड़ा फिर कम किया, फिर सुनते हैं तो फिर जैसे मेरी उसको आवाज़ सुन गई कि मैं भी घर पे हूँ, तो दीदी बचा लो, आंटी जी बचा लो, अंकल जी बचा लो कि मैंने फांसी लगा ली है। सीरियसली? जी, बोलते फांसी लगा ली है। ओह! पहले तो हम सोच रहे कि ये क्या मतलब बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है या ऐसे, तो बस तो एकदम से वो स्ट्राइक कर गया। बस वो खाना खाते वो खाना छोड़ा और भाग गए देखने कि क्या हो गया। पहले तो समझ ही नहीं आया। एक दरवाज़ा खोला, क्योंकि जैसे घर पे 3-4 दरवाजे जैसे रूम पे रहते तो बाहर था। एक दरवाज़ा खोला, उसको इतना मतलब ऐसी सिचुएशन में था तब भी उसको समझ आ रही थी कि ये दरवाज़ा खुला नहीं है, वो दरवाज़ा खुला है। हम कहीं से भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से खोल रहे हैं, एक साइड से तो खोल रहे हैं, बोलता इधर से नहीं खुलेगा, इधर सामान है, ये बंद है दरवाज़ा, उधर से नहीं दूसरी तरफ से आओ। मतलब इतना दिमाग उसका चल रहा है। ओके। एक दरवाज़ा खुला, वो नहीं खुला, मतलब वो कर रहे हैं, बोलते ये नहीं खुलेगा। दूसरी तरफ से गए, जो मेन डोर था, मेन डोर खोला, उसमें भी पूरी मतलब लॉक किया हुआ है, अंदर से अच्छे से लॉक किया हुआ सब कुछ।
फिर क्या करते, वही फिर बोल सकते कि वो जो पावर थी या बॉडी में फिजिकली फिट थे, वही कह सकते हैं। तो वो मतलब कुछ नहीं देखा, नाव देखा ना ताव देखा बोलते हैं, तो बस सीधे जाके शोल्डर से हिट किया दरवाजे को, किक किया, शोल्डर से हिट कर रहे हैं पूरा, मतलब एक ऐसे सीन क्रिएट हो गया कि नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, मतलब खोलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। और एक मतलब ये प्रेशर भी था कि वो अंदर से आवाज़ें लगा रहे हैं कि बचा लो बचा लो बचा लो, मतलब लिटरली अगर नहीं बचाते तो ख़त्म हो सकता था। कैसे भी करके वो पूरी पूरी पावर लगा दी, सब कुछ कर दिया, फिर ज़ोर लगाया, फिर जाके वो लूज़ हुई, अंदर से लॉक लूज़ हुआ और एकदम से खोला, वो खुल गया। अंदर जाके देखते हैं तो पूरा वो जो जैसे ये इसका सॉरी फैन का वो होल्डर सा होता है ना, हाँ जी। उसमें उन्हें रोप सी लगाई हुई है, पूरा चेयर, मतलब ऐसा लग रहा था फिल्मी सेटअप होगा। रोप लगाई है ऊपर और चेयर सेट की है और पूरा लटका हुआ है ऊपर, और उसके मतलब लिटरली उसकी गर्दन पूरी चोक हो चुकी थी। ओह गॉड। अगर उसको मतलब 30 सेकंड भी लेट हो जाता तो वो ख़त्म था। और लिटरली उसकी नेक और ये पूरा जो मतलब पूरा मतलब चोक हो चुका था, और मतलब जो उसकी रोप थी वो पूरी अंदर गड़ चुकी थी पूरा। और इसकी जो गर्दन थी, ये जितनी हमारी गर्दन दिख रही है ना अभी, उतनी बाहर आ चुकी थी, ये चीज़ उसका बाहर था पूरा। और जब देखा ऊपर तो मतलब देखते रह गए। पहले तो ये हुआ कि ये चीज़ क्या की, मतलब मैं खुद बोलूँगी कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि क्या हूँ, पर मुझे ऐसी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने क्या किया, मैं फटाफट गई और मैंने उसको, और उसने जैसे रोप को पकड़ा है और दीवार थोड़ी नज़दीक थी, तो दीवार की तरफ उसने पैर अपने लगा के सपोर्ट किया हुआ था और उसको होल्ड करके रखा था। वो विल पावर ही थी जो रोक के रखा हुआ था। तो रोक के रखा हुआ था, जैसे ही मैं गई उसको मैंने पकड़ लिया, और उससे मम्मी के हाथ में वो थी नाइफ़ थी, और वो नाइफ़ भी ना चले, उससे भी ना, और मम्मी के हाथ लिटरली काँप रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो तो ऐसे बोल रहे कि मर गया ये मर गया। तो वो इतना डर गए, उनके लिए कभी उन्होंने ये चीज़ देखी नहीं, कभी हुआ ही नहीं, और सामने बच्चा देख रहे हैं, बोलते मेरे को लगता है वो 15-16 ईयर ओल्ड होगा उस वक्त, इतना छोटा। इतना छोटा। और जैसे ही मैंने उसको पकड़ा, हाथ में ले लिया, वेट भी थोड़ा कम था, छोटा बच्चा ही बोलूँगी मैं तो अपने सामने, तो मैंने उसको ऐसे होल्ड किया अपने बाजुओं में, आर्म्स में, और उसने लिटरली बॉडी छोड़ दी, बिल्कुल ही छोड़ दी बॉडी। वो बेहोश हो गया था। बोलना क्या, मतलब उसने बिल्कुल ही अपनी विल पावर, सब बेहोश हो गया, वो बिल्कुल फेंट हो गया, मतलब उसकी आइज मतलब बिल्कुल ही वाइट हो गई। हमने सोचा कि ये गया। अब होल्ड भी किया है, अगर छोड़ देते तो वो चौक हो जाता पूरा। फिर मम्मी वापस गए, कटर लेके आए, वो पता नहीं कि कटर लाए कि फादर ने खोला है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें सिचुएशन ये था कि मैंने आर्म्स में उसको होल्ड करके रखा, कम से कम वो 1 मिनट तक, वो रोप इस तरीके से वो उसमें गांठ पड़ चुकी थी, क्या था, वो खोला है, फिर तब तक वो मेरे बाजुओं में होल्ड ही करके रखा हुआ था मैंने। फिर उसको उतारा नीचे, रोप वो खोली, सब कुछ किया। एक तो दिमाग में भी ये चीज़, और ये सुसाइड अटैम्प्ट था, केस भी हो सकता था। फिर ये चीज़ रही कि फिर हमने उसको बाहर लाया, फटाफट बाहर हवा, खुली हवा में किया, तो उसकी जैसे यहाँ पूरी ना रोप से चोक हो रखा था, तो पूरा उसका ब्लू हो गया यहाँ से, और आइज उसकी वाइट, ऐसा लग रहा था कि उसकी डेथ हो गई है। ओह नो। ये चीज़ हो गई थी। पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा मतलब रीज़न पता चला आपको रीज़न इसके तो बारे कुछ पता नहीं, शायद वही डिप्रेशन बोले, या फिर कोई चीज़ नहीं मिलना, बच्चों को जैसे आजकल है कि ना सुनने की आदत नहीं है, अगर ये चीज़ चाहिए तो वो चाहिए, तो उसकी ज़रूरत आपको है या नहीं वो मैटर नहीं करता, वो चीज़ चाहिए तो चाहिए। या कोई डिप्रेशन होगा, कुछ चीज़ अब बोल नहीं पा रहे, या क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनके पेरेंट्स कहाँ थे उस वक़्त? पेरेंट्स वही नॉर्मल से मिडिल क्लास फैमिली, अपनी अपनी जॉब में ऐसी थोड़ी छोटी मोटी दुकान में गए थे। तो फिर जैसे अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया, अब हम भी क्या बोल सकते थे, क्योंकि अब ऐसा टाइम नहीं है कि हम किसी की हेल्प करने जाए तो हमारे को कोई कोई अवार्ड लेके आएगा, उल्टा वही बोला जाता है कि आप इन्हें कुछ किया होगा। ये चीज़ भी थी, थोड़ा ये भी थी कि पुलिस वुलिस का केस ना हो जाए, ये चीज़ थी। पर हमने ये नहीं सोचा ना, अगर ये सोचते तो वो तो बच्चा बचता नहीं ना। बिल्कुल। फिर उससे सबसे पहले ये चीज़ थी कि उसकी जान बचानी ज़रूरी है पहले। तो फिर बिठाया, वो सब लिटाया उसको आराम से, थोड़ा बहुत पानी भी क्या पिलाते, बिल्कुल फेंट हो चुका था वो, बिल्कुल ही फेंट हो सका। पानी डाल दिया था उसके ऊपर इतना ज़्यादा कि पूरा जग खाली कर दिया उसके फेस पे, उसमें कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था वो। कुछ तो शॉक में भी था और कुछ वो फेंट हो चुका था, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसकी जान लग चुकी थी, उसको होल्ड करने, अपनी पूरी बॉडी को होल्ड करके रखा हुआ था। पर ये चीज़ तो उसकी भारी थी ना, वो चीज़ भी इतनी स्वेलिंग हो चुकी थी उसकी गर्दन में। थोड़ी देर बाद, कम से कम आधे घंटे, 1 घंटे के बाद उसको होश आया, तब तक वहीं रहे कि क्या सिचुएशन हो गई है। लास्ट में ये रहा कि वो बच गया, अभी वो ठीक है, अभी बातचीत होती है, अच्छा है, मतलब सब ठीक है। तो वही ना, बच्चों को आजकल जैसे बात चली है, तो थोड़ा है कि बच्चों को ना पेशेंस नहीं है, पेशेंस लेवल बहुत ही ख़त्म है बच्चों का। अब जिस टाइम में हम थे, तो कोई चीज़ हम माँगते थे तो ऐसा नहीं था कि आज अभी बोला नहीं और पहले ही मिल गई।
एक छोटी सी बात है, आप बोलोगे क्या बात है हमारे टाइम की, आप तो रिलेट ही कर पाओगे। बिल्कुल। एक पेंसिल होती थी, सिंपल पेंसिल, वो हम जब तक वो नीचे तक खत्म नहीं हो जाती थी ना, हाँ, उसके बिल्कुल। पीछे कुछ कैप वैप लगा के उससे मतलब उसका जैसे पेन की वो स्केच होती, पेन की कैप हाँ होती स्केच थी, पेन की या कैप होती थी, वो लगा के जब तक वो पूरी खत्म, लिटरली ऐसे नहीं बोलते ना कि अब छोड़ दो मुझे, तब तक हम उसको यूज करते थे। हाँ, मतलब हमें टाइम दिया था उसका भी कि जब तक ये पूरी खत्म नहीं खत्म होगी नहीं हो जाएगी तब तक नहीं आपको देंगे नेक्स्ट तुम। नहीं हाँ। मिलेगी। अब बच्चों को वो चीज पता नहीं है, अभी हम्म। उनके पास उसके उनका ज्योमेट्री बॉक्स देखो, उनकी किट देखो पूरी, इरेजर है, पेंसिल से एक हमें एक मिलती थी, उनके पास 10 होती हैं एक्स्ट्रा स्पेयर में भी, कि प्रॉब्लम ना हो बच्चों को। वो पेरेंट्स भी इसमें गलत नहीं बोल सकती मैं, पर पेरेंट्स को मैं इतना बोलना चाहूँगी, इतना भी पैम्पर ना करो बच्चों को कि वो अपने जो डिसीजन है वो लेने में भी कैपेबल ना हो, या उनको ये फ़र्क पता ना चले कि ये चीज़ सही है या गलत है। पेरेंट्स का इस पे बहुत बड़ा रोल है कि पेरेंट्स को बच्चों को पैम्पर नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें होती है, आपको पता होना चाहिए कि अब बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, पर ये नहीं होना चाहिए ना कि थोड़ी-सी कुछ चोट भी लग गई, बस वो उसको इतना बड़ा इश्यू बना देना जैसे कि वो फ्रैक्चर हो गया पैर में। ठीक है, लगने दो, बच्चों को पता कैसे चलेगा कि चोट लगती है तो दर्द भी होता है। बच्चा स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? सही बात है। बच्चा जब बॉडी से फिजिकली फिट है ना, तो मेंटली उसका स्ट्रॉन्ग होना ऑटोमेटिकली डिसाइडेड है कि वो फिजिकली फिट है, क्योंकि उसको पता है कि दर्द होती है तो उसको पेशेंस कैसे रखना है कि वो ठीक हो जाएगी। फिर वही चीज़ है, बस ये कि बच्चों में पेशेंस की कमी है बहुत ज़्यादा। आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है? सेल्फ मोटिवेशन, नहीं हो रहा है, चल चल प्रिया हो जाएगा, चल चल इतना सा है, कर लेगी कर लेगी कर लेगी, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना, ये चीज़ मैं मतलब याद नहीं रहता, अभी आपने पूछा तो याद आया। जैसे कभी नई चीज़ हो रही है कोई, जैसे 10 पुशअप्स है, 10 में अगर 8 भी लग रहे हैं ना, 2 रह गए हैं, चल प्रिया हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। मतलब ये मतलब इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दोनों चीज़ें हैं। और ख़ास मैं ये बोलना चाहूँगी जो क्रिटिसाइज़ करते हैं ना कि तुझसे नहीं होगा, और जो ये बैक बिचिंग बोलते हैं वो करते हैं कि क्या कर रही है, अभी तक यही करना है, अभी तक यही कर रही है, आगे कुछ सोचा है फ्यूचर के बारे में, कुछ करना है या नहीं करना है? तो उससे तो होगा ही नहीं। ये मतलब मोटिवेशन का मतलब जो क्रिटिसाइज़ करते हैं ना लोग, ओवरऑल मैं बात करूँ, ये बहुत मतलब पुश करता है। मतलब अपने लिए नहीं, इनके लिए तो करके दिखाना है, इनको तो करके दिखाना ही है इनके इन्हें खुद सामने। भी पता नहीं होता कि वो आपको बस वही कितनी बात सारी है। एनर्जी दे रहे हैं, राइट? यस, यस, बिल्कुल। प्रिया, कोई फनी मोमेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हो? फ़नी भी है और टेंशन वाला भी बोल सकते हैं। कैसे वाला? मतलब एक बार नहीं, ये 2 बार हो चुका है मेरे साथ। अच्छा। और हुआ क्या कि अभी हम नेशनल्स गए थे, पहले काफ़ी टाइम पहले की बात है। अभी इसके कुडू के नेशनल की बात कर रही हूँ। और तो जैसे बच्चों के साथ जाना है, कम से कम 55 की टीम थी हमारी, बच्चों के साथ बड़े-छोटे सभी थे उसमें। हमारे कोचेज़, हमारे जो भी सीनियर बच्चे, हम सब। हुआ क्या कि ट्रेन हमारी 12 बजे की थी कि 11 बजे की थी, जो टाइमिंग मुझे याद नहीं आ रही अच्छे से। तो वो ट्रेन हमारी दिल्ली से छूट गई। अच्छा, आपको जाना कहाँ था? हमें जाना था गुजरात, ओके। तो हमारी ट्रेन छूट गई दिल्ली से। हुँ, स्टेशन तक पहुँचने में लगने थे हमें कम से कम 1 घंटा, हुँ। जो रोड है, उससे बाय रोड जाने के लिए, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक जाम आपको पता है कितना ज़्यादा है। तो हमने सोचा कि ये नेशनल्स हमारे यहीं हो गए। तो क्या हुआ कि फिर एक सरदार जी मिले हमें, अच्छा। तो टीम तो हमारी ज़्यादा की थी। तो सरदार जी ने बोला कि मैं आपको छोटे-मोटे रोड जो होते हैं, छोटे-छोटे शॉर्टकट्स, उससे लेके जाता हूँ, आपको मैं टाइम पे पहुँचा दूँगा। तो वो अगले स्टेशन पे? जो अगला स्टेशन, जो भी हमने जहाँ पहुँचना था उसके मतलब नेक्स्ट वाला, तो वो और ऑटो वालों की उनकी गैंग अपनी, सरदार जी थे उनके, उन्होंने अपने जो भी ऑटो वाले थे उनको सबको बोला, जितने बच्चे थे हम सारे उन ऑटो में। और वो छोटे वाली गलियाँ सी होती है, मुझे पता भी नहीं है वो मतलब रोड के नीचे-नीचे से, अंदर-अंदर से कहाँ से होते हैं कुछ पता नहीं है। वो वहाँ से लेके चले गए, वो भी हम पहुँच गए स्टेशन पे, हम पहुँच गए टाइम पे, उन्होंने अच्छे से पहुँचा दिया। ट्रेन भी, और ट्रेन भी लेट। अच्छा, वो ट्रेन रात की 11-12 की जो टाइम था, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से। ट्रेन भी लेट, कि थोड़ा-सा आधा घंटा लेट है। चलो ठीक है, शुक्र है टाइम है हमारे पास। ठीक है, प्लेटफ़ॉर्म नंबर 2 पे हम पहुँच गए सारे बच्चों के साथ, कैसे-कैसे करके पहुँचे वो, पता नहीं कैसे पहुँचे। इतना ध्यान नहीं है कि वो हमारे पास ट्रॉली बैग है, उनको भी उठा के दौड़ रहे हैं बस, वो चीज़ थी। वो चीज़ भी पता नहीं, इतना ध्यान नहीं है कि वो ट्रॉली बैग है, उनको खींचना है और ट्रॉली के साथ चल सकते हैं। नहीं, वो भी नहीं पता, वो उठा के दौड़ रहे हैं बस।
कि बस दौड़ना है, एक ट्रैक से दूसरा ट्रैक, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म। ठीक है, वो भी ठीक है पहुंचने के लिए, तो थोड़ा तो हम पहुंच गए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अनाउंसमेंट क्या होती है, ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, क्योंकि अरे 2 और 3 आमने सामने होते हैं। हाँ ठीक है, फिर वही बच्चे, एस्केलेटर्स भी नहीं थे कि हर जगह पे एस्केलेटर्स भी नहीं होंगे, जहाँ थे वहां पे पहले लोग इतने ज्यादा स्टेशन पे, और बैग इतने बड़े बड़े, छोटे बच्चे हमारे पास 6-7 साल के बच्चे, उनके बैग वो थोड़े उठाएंगे। बच्चे कोई गोदी में उठाया है बच्चा, कोई बैग उठाया, वो ट्रॉली बैग भी उठा के दौड़ रहे हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 4 में अनाउंसमेंट होगी। फिर से अनाउंसमेंट, वो फिर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, फिर प्लेटफॉर्म नंबर 4 में जा रहे हैं। ठीक है, 4 पे पहुंच गए, फिर से अनाउंसमेंट होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपकी गाड़ी आएगी। फिर वही चीज, बैग उठा रहे हैं, बच्चे उठा रहे हैं, दौड़ रहे हैं और पहुंच रहे हैं। यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ, फिर से अनाउंसमेंट हो रही है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आपकी ट्रेन आएगी। ये क्या जहाँ पे ट्रेन पहले आनी थी, वहीं पे ट्रेन आ रही है। इतना कंफ्यूजिंग। इतना कंफ्यूजन। और वो ट्रेन 11-12 की, जितने बजे की भी टाइमिंग थी वो आनी थी, वो आधा घंटा लेट हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो ट्रेन कब आई, रात के 3 बजे। उसके बाद भी स्टेशन पे बच्चे सो रहे हैं। अच्छा, वो ट्रेन नहीं आई आधे घंटे ट्रेन ही नहीं आई, वो 3 बजे की ट्रेन आई है, वो 11, साढ़े 12 बजे की ट्रेन है, वो 3 बजे ट्रेन आई है सुबह। अरे बाप। तो ऐसा हम पहुंचे हैं। एक इंसिडेंट सेम यही सिचुएशन थी, पर उस वक्त हमने शॉर्टकट लिया, बस से ही लिया और हम पहुंच गए। फिर आपके इंसिडेंट से मुझे एक याद आ रहा है कि हमारे यहाँ ना मैंने जब से माउंटेनियरिंग किया है, सिर्फ हम जब तक एनसीसी में थे तब तक हमें सारा मिलता था, यानी ट्रेन का आने जाने का खर्चा है ना। उसके बाद मैंने माउंटेनियरिंग छोड़ दिया था, 2-3 साल तक मैंने माउंटेनियरिंग नहीं किया। एंड उसके बाद मैं कोर्स करने के लिए जा रही थी, उसमें सेम आपकी तरह हुआ था। मेरे पास पैसे नहीं थे, टिकट के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने अपने दोस्तों से उधार लेके फिर टिकट का पैसे मतलब करवाया था। और टिकट भी हमें वो मिलता नहीं है, आपका रिजर्वेशन में इमरजेंसी हाँ, वाला हाँ। होता है ना, तो कंफर्म नहीं था वो टिकट ना, वेटिंग पे चल रहा था। तो मुझे याद है कि हम जम्मू जा रहे थे हम उस टाइम पे ना, दिल्ली से जम्मू। एंड हमें नहीं मिली सीट वहाँ पे, और वो टिकट के पैसे तो लग गए लेकिन सीट नहीं मिली। हम पूरा टाइम टॉयलेट के पास होके गए थे। हाँ, ऐसी तो सिचुएशन भी हो जाती है। तो और मेरे लिए ऐसा था, हम ना हंस रहे थे, और आज भी मैं और मेरे साथ जो मेरे पार्टनर थे, वो उत्तराखंड से थे उस टाइम पे ना, तो हम दोनों आज भी हंसते हैं उस बात पे कि याद है दीजिए टॉयलेट के पास हम ऐसे गए थे। और मुझे लगता है कि वो एक अच्छे मोमेंट रहे थे, यादगार मोमेंट रहे थे। तो ऐसे सिचुएशंस तो काफी, अब इतने टूर्नामेंट्स के लिए अब कुछ तो ऐसे है कि कुछ स्किप हो गए हैं। तो यही मैं मतलब ओवरऑल यही चीज देखी आती है ना, स्पोर्ट्स पर्सन जितना स्ट्रगल करता है और चीजें सीखता है ना, छोटे छोटे लेवल से लेकर, बिल्कुल वो मतलब किसी और चीज में नहीं सीख सकता। उसे पता है कि हर कहीं पे भी जगह मिलेगी सोना, इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन कहीं पे भी कंफर्टेबल हो जाता है, या मेरे को लगता है एडजस्ट करना सीख जाता है वो। तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा प्रिया, एंड आई विश के आप जहाँ भी जा रहे हो, जिस भी काम के लिए जा रहे हो, वो बहुत सक्सेसफुल रहे। थैंक यू सो मच। एंड आप इसी तरह से हमारे देश का, प्रदेश का नाम रोशन करते रहें, और लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते रहें। एंड सीरियसली मेरी जो बहन है ना, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, बहुत बड़ी फ़ैन है। थैंक यू। वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है आप जैसी बॉडी पाने के लिए। अरे मैंने उसको बताया कि ये 1 साल की मेहनत नहीं है, ये बहुत सालों की 20 साल की मेहनत है जो आपने इस टाइम पे अचीव किया है। एंड मैं उन लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप समझे, एक एथलीट के लिए उसकी बॉडी, उसकी जो पावर है वही सब कुछ होती है। जितना काम वो ग्राउंड पे करेगा उस गेम को खेलने के लिए, उस गेम में परफॉर्म करने के लिए, आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा वो कितना टूटता है, कितना बिखरता है और कितनी बार अपने आप को समेटता है। बिल्कुल। तो प्रिया, ऑल द बेस्ट Thank you एंड so much. जय हिंद। जय हिंद। तो आप हमें ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इसी तरह से बहुत सारे एथलीट हमारे साथ आने वाले हैं, एक के बाद एक, और हम हमेशा सीखने वाले हैं उनसे नई चीज़ें। मुझे मालूम है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, प्लीज अपने क्वेश्चन हमें कमेंट में लिख के जरूर देना, ताकि हम आपके क्वेश्चन इस पॉडकास्ट के थ्रू पूछ सके। एंड उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आ रहा होगा। प्लीज सपोर्ट कीजिए इन सभी एथलीट को, क्योंकि ये है रियल हीरोज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।